स्थानीय बीजाणु द्वारा बाय स्पोरेंजियोफोर और कोलेरिया द्वारा बाय कोलेरिया। बाय स्पोरेंजियोफोर स्थानीय बीजाणु द्वारा इसमें कवक सुखाए के कुछ तंतु ऊर्ध्वाधर हो जाते हैं और इनकी सिरे ऊपर हो जाते हैं, जिनमें भोजन पानी की सप्लाई ज्यादा हो जाती है। इस वह तंतु जो बीजाणुधानी को धारण करता है उसे कहते हैं बीजाणुधानी धर, और जो ऊपर फूला हुआ हिस्सा है जिसमें बीजाणु बन रहे हैं उसे कहते हैं बीजाणुधानी या स्पोरेंजियम। इसके अंदर केंद्रक बहुत सारे भागों में टूट जाता है, चारों तरफ जीवद्रव्य जमा हो जाता है और उसमें कोशिका भित्ति बन जाती है, जिसके फलस्वरूप बहुत सारे बीजाणु बनते हैं। परिपक्व होने पर इसके बीजाणुधानी के फटने से प्रत्येक बीजाणु बाहर निकलता है, नए अंकुरित होकर नए कवक तंतु को जन्म देता है। कोलेरिया में जो तंतु हैं सुखाए, उस तंतु सुखाए के कुछ तंतु ऊर्ध्वाधर होते हैं और प्रत्येक जो उसकी कोशिका है वो फूली हुई दिखाई देती है, बाहर से दिखाई देती है, और इस फूली हुई रचना को हम कोलेरिया कहते हैं। प्रत्येक कोलेरिया टुकड़े टुकड़े होकर गिरता है और उस स्थान पर जहाँ पर गिरता है वहाँ पर अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती हैं तो अंकुरित होकर नए कवक तंतु को जन्म। तो ये अपन ने पढ़ लिया आल लैंगिक जनन। अब हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में दो विभिन्न प्रकार डिफरेंट इसके भी टाइप हैं। ये कई प्रकार से होता है कवक में, और इसमें जो सबसे पहला प्रकार है लैंगिक जनन का। पहले तो हम ये समझ लें लैंगिक जनन के चरण, यानी लैंगिक जनन में होता क्या है। तो लैंगिक जनन में सबसे पहले जो दो कोशिकाएं हैं, दो कोशिकाएं भाग लेती है इसमें, एक कोशिका से नहीं होता, दो कोशिकाएं भाग लेती हैं। उनके सबसे पहले उनका आपस में प्लाज्मा मिलता है यानी प्लाज्मोडेमी होती है, फिर उनका केंद्रक मिलता है यानी कैरियोडेमी होती है, और उसके बाद उसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन, और फिर जिससे जो प्रत्येक कोशिका बनती है वो नए तंतु को या नए कवक को जन्म देती है। चूंकि इसमें दो कोशिकाएं भाग ले रही हैं, वो समान भी हो सकती है, विभिन्न भी हो सकती है, अतः उसे कहा जाता है लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन के चरण, लैंगिक जनन के चरण, चरण की स्टेप्स, एक के बाद एक, स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला है प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी। फिर दूसरा है कैरियोगेमी, कैरियोगेमी, और तीसरा है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब होता है मियोसिस, जिसमें जो गुणसूत्रों की संख्या है वे से क्या होते हैं भाग। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी क्या है? प्लाज्मोगेमी में दो अलग अलग कोशिकाओं की जो जीव द्रव्य है वो लैंगिक जनन के समय आपस में मिल जाता है, ये पहला चरण। फिर दूसरा है कैरियोगेमी। इसमें क्या होता है कैरियोगेमी में वो जो दो कोशिकाएं जिनका प्लाज्मा मिल चुका है उनके केंद्रक भी आपस में मिल जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं यानी केंद्रक का भी फ्यूजन हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं कैरियोगेमी। और फिर अगला चरण जो होता है कौन सा होता है? अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस। और मियोसिस में जो दो केंद्रक जुड़ गए हैं तो उसमें जो केंद्र गुणसूत्र है वो डबल होता है, उनमें पुनः अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे प्रत्येक कोशिका जो बनती है वो नए कवक तंतु को जन्म देती है। अब अपन पढ़ते हैं कि इसके बारे में लैंगिक जनन के बारे में कि कितने प्रकार से इसमें पाया जाता है। तो सबसे पहला अपन प्रकार पढ़ते हैं, इसमें पहला है कवक में लैंगिक जनन चल युग्मकी
संलयन। देखिए संलयन का मीनिंग क्या होता है। चल युग्मकी का मीनिंग क्या होता है। चल युग्मकी यानी ऐसे युग्मक जो चल सकते हैं, जिनमें चलने के लिए किसी ना किसी प्रकार का प्रचलन अंग पाया जाता है। संलयन यानी होता है जुड़ना। युग्मक यानी जिसमें जो केंद्रक है उसमें गुणसूत्रों की संख्या आगुणित होती है, और संलयन यानी उनका युग्मकों का आपस में जुड़ना। अब ये जो युग्मक है, ये युग्मक अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। या तो ये समयुग्मक हो सकते हैं, या तो ये असम युग्मक हो सकते हैं, या तो ये विषम युग्मक हो सकते हैं। ये युग्मक के प्रकार में बता रही हूँ। ये कैसे हो सकते हैं। सम हो सकते हैं, असम हो सकते हैं, और तीसरा विषम हो सकते हैं। इसमें डिफरेंस क्या है। ये क्या बताया मैंने आपको, किसके प्रकार है, युग्मक के प्रकार। सम युग्मकी, असम युग्मकी, या फिर विषम युग्मक। अब देखो सम युग्मक यानी ऐसे युग्मक जो शारीरिक रूप से, क्रियात्मक रूप से, दोनों ही रूप से बिल्कुल एक जैसे हों, तो उन्हें कहा जाता है सम युग्मकी। जैसे ये दो युग्मक हैं, एक नर युग्मक है और एक मादा युग्मक। दोनों सेम है, साइज में, आकार में चल सकते हैं, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, समयुग्मक। असम युग्मक जिसमें एक तो चल हो, ठीक है, एक कैसा हो, चल हो, और जो दूसरा हो वो चल हो और बड़ा हो, या चल हो और छोटा हो, और दूसरा जो है वो बड़ा हो। यानी शारीरिक रूप से, शारीरिक और क्रियात्मक दोनों रूप से बिल्कुल कैसे हो, अलग। ये नर युग्मक है, और ये कौन सा युग्मक है, मादा युग्मक। ये अचल है और ये कैसा है, चल है, क्योंकि इसमें चलने के लिए फ्लैजिला है और इसमें चलने के लिए फ्लैजिला। जब ये दोनों में संलयन होता है तो हम उसे कहते हैं असमयुग्मकी संलयन। अब तीसरा है जो प्रकार है विषम युग्मकी। इसमें जो नर युग्मक है वो चल होता है, और जो विषम युग्मक कहा जा रहा है ना, तो एक अचल और एक चल। अब इसमें ये दोनों साइज में तो सेम होंगे, साइज में कैसे होंगे, सेम होंगे, लेकिन एक कैसा होगा, चल, और एक कैसा होगा, अचल। ये चल, ये नर, और ये, ठीक। तो चल युग्मकी संयुग्मन में कितने प्रकार हैं, उसमें भी 3 प्रकार से हो सकता है, सम, असम और विषम, ठीक। अब इसमें होता क्या है, इसमें 2 युग्मक, ये युग्मक है और दूसरा युग्मक जो है इसके पास में, यदि वो चल है तो पास में आता है, और ये एक दूसरे के पास में आते हैं। इनके बीच की जो भित्ति है वो खुल जाती है। खुलने पर ये केंद्रक इधर आ जाता है, ये नर है, और ये कौन सा है, मादा। तो इसका जो केंद्रक है वो यहाँ पर आता है, और केंद्रक के इसमें आने से यहाँ पर इनके बीच की भित्ति खुलने से ये यहाँ पर आगे केंद्रक, और आने पर दोनों केंद्रक आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो इसे कहा जाता है चल युग्मकी संलयन। दूसरा प्रकार है इसमें युग्मक, उसके बाद युग्मक ध्यानी संबद्ध। देखो ये युग्मक थे, है ना, और ये युग्मक हम आपस में आकर जुड़े, लेकिन कुछ कवक तंतुओं में जहां पर युग्मक बन रहे हैं, जहां पर युग्मक बने हैं, वो युग्मक धानी, ये युग्मक धानी जिसमें एक नर युग्मक बना है, और ये एक युग्मक धानी जिसपे मादा युग्मक बना है। ये मादा युग्मक धानी, और ये कौन सी युग्मक धानी है, नर युग्मक धानी। इसमें नीचे जुड़े होंगे कवक के तंतु, इसमें भी नीचे जुड़े होंगे कवक के तंतु। अब क्या होता है इसमें,
केंद्रक यहाँ पर आता है। केवल कौन आता है यहाँ से? यहाँ पर केंद्रक। किसका केंद्रक आता है? नर युग्मक धानी में से केंद्रक निकलकर कहाँ आता है? मादा युग्मक धानी में, और दोनों के केंद्रक आपस में जुड़ जाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? युग्मक धानी संपर्क। क्या कहते हैं? युग्मक धानी संपर्क। केवल कौन आया है? केंद्रक। इसका जीवद्रव यही रहेगा, इसका जीवद्रव इसमें नहीं जाएगा, केवल कौन जाएगा? केंद्रक। ठीक। अब अपन पढ़ते हैं तीसरा प्रकार लैंगिक जनन का। वो लैंगिक जनन का तीसरा प्रकार है युग्मक धानी संयुग्मन, कपलेशन। अब इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? देखिए, इसमें क्या होता है? सबसे पहले कि दो युग्मक धानियां हैं, ये एक युग्मक धानी है और ये दूसरी युग्मक धानी है। ये नर है युग्मक धानी है और ये कौन सी है? मादा युग्मक धानी। दोनों में केंद्रक है। तो इसमें क्या होता है? इसके बीच की भित्ति खुल जाती है। यहाँ पर क्या हो रही थी? नलिका बन रही थी जिससे केवल केंद्रक जा रहा था, और यहाँ पर क्या होता है? केंद्रक प्लस जीवद्रव्य। केंद्रक और कौन जाता है? जीवद्रव्य। यानी नर युग्मक में से जीवद्रव्य भी और केंद्रक भी दोनों ही किसमें चले जाते हैं? मादा युग्मक धानी में चले जाते हैं। तो इसमें ये पूरी खाली हो जाती है। इसे कहा जाता है युग्मक धानी संयुग्मन। क्या कहा जाता है? युग्मक धानी संयुग्मन। ठीक। दोनों में डिफरेंस समझ में आया। संपर्क में क्या होता है? बीच में नलिका बनती है और एक का केंद्रक नर केंद्रक मादा जो युग्मक है उसमें चला जाता है। दोनों युग्मक के केंद्रक आपस में जुड़ जाते हैं। और युग्मक धानी संयुग्मन में क्या होता है कि दोनों के जो केंद्रक धानी जाते हैं, नर का केंद्रक और जीवद्रव्य दोनों ही मादा युग्मक धानी में चले जाते हैं और वहां पर दोनों के केंद्रक का संलयन। ठीक। समझ में आया दोनों में डिफरेंस। अब इसके बाद चौथे प्रकार का जो लैंगिक जनन है वो है आपका अचल पुंमणु युग्मन। अचल पुंमणु युग्मन। देखो इसको शब्दों से समझेंगे हम। अचल यानी जिसमें प्रचलन का कोई अंग नहीं है। पुंमणु यानी नर युग्मक। नर युग्मक को जीव विज्ञान की भाषा में पुंमणु भी कहा जाता है। युग्मन यानी आपस में जुड़ना। तो होता क्या है? इसमें जो कवक तंतु है, कवक जान है, उसमें से कोई एक कवक तंतु में नर युग्मक बनते हैं। बहुत सारे नर युग्मक इसमें बनते हैं युग्मक धानी में। और जो जब युग्मक धानी में ये बन जाते हैं तो ये फटते हैं। फटकर वायु द्वारा या किसी कीड़े द्वारा या हवा द्वारा, पानी द्वारा, किसी के द्वारा भी ये अन्य तंतु पर पहुंचते हैं। ये क्या करते हैं? अन्य तंतु पर पहुंचते हैं। और अन्य तंतु पर जब ये पहुंचते हैं, इसमें से कोई एक यहाँ पर पहुंचता है और पहुंचने के बाद इस पुंमणु से कुछ रासायनिक पदार्थ निकलता है जिसके फलस्वरूप यहाँ की जो कोशिका भित्ति है ये खुल जाती है और इसमें से केंद्रक निकलकर, केंद्रक और जीवद्रव्य निकलकर इस एक कोशिका में, इसमें भी वैसे ही केंद्रक है और इसका जो केंद्रक है ये भी इसी में चला जाता है। तो अगली स्थिति क्या होगी? देखिए अगली स्थिति में ये जो तंतु है, स्पष्ट समझिएगा, इसमें ये जो तंतु है जिसमें भी कौन चिपका हुआ है? पुंमणु यहाँ पर चिपका हुआ है। इसमें से क्या गया? इसका पहले से एक केंद्रक तो था ही और दूसरा केंद्रक इसका चला
नर युग्मक का। ये दोनों ही उस कोशिका में रहते हैं और इनके विभाजन उसमें होते रहते हैं। इस क्रिया को अपन कहते हैं अचल कुंभमणु युग्मन। इसमें क्या होता है, अलग से किसी कवक जाल में कुंभमणुओं का यानी नर युग्मकों का निर्माण होता है, जिनमें प्रजनन अंग नहीं होते। वो वायु द्वारा या पानी द्वारा किसी भी तरह से अन्य नमी में चलकर, नमी में तैरकर ये अन्य कवक तंतु पर पहुंचते हैं और वहां पर जब ये पहुंचते हैं तो अन्य कवक तंतु से चिपक जाते हैं और इनसे जो रसायन निकलता है उनसे कवक तंतु की भित्ति और इनकी खुद की भित्ति खुल जाती है और इसका केंद्रक अन्य तंतु में प्रवेश कर जाता है, जीवक प्रवेश कर जाता है, जिससे एक ही कोशिका में दो केंद्रक होते हैं और आगे विभाजन करके ये क्या करते हैं, नए तंतुओं का निर्माण करते हैं और इस जोड़ी को कहा जाता है केंद्रक युग्म। क्या कहा जाता है, केंद्रक युग्म कहा जाता है। अब अगला प्रकार जटिल बची है, किसी एक को हमें मिटाना पड़ेगा तो हम ये मिटा देते हैं। चलो रिवाइज करने के लिए लिखा होना जरूरी है। तो पांचवा प्रकार जो लैंगिक जनन का है, वो लैंगिक जनन का पांचवा प्रकार है सोमैटोगैमी। ये बिल्कुल डिफरेंट है सभी से। सोमैटोगैमी, इंग्लिश में भी इसको सोमैटोगैमी ही कहा जाता है। सोमैटोगैमी में क्या होता है कि दो कवक तंतु पास पास आते हैं। ये डिफरेंट कवक तंतु हैं, ये अलग है, ये अलग कवक जाल का है और दूसरा अलग कवक जाल का। ये अलग कवक जाल का है, ये अलग कवक जाल का है। ये एक नर जैसा व्यवहार करता है और एक मादा जैसा। ये पास पास में आते हैं, इनके बीच में कट भी होते हैं और इसमें भी कट पाए जाते हैं। अब इनमें क्या होता है, ये बहुत पास पास आ जाते हैं और पास आने के बाद इनमें आपस में एक नलिका बन जाती है। इनमें बीच बीच में क्या बन जाती है, नलिका। पहले सेकेंड स्टेप में इनमें क्या बनने शुरू होते हैं, ऐसे उभार बनते हैं, ऐसे उभार बनते हैं और ये उभार धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे की ओर। जब ये आगे की ओर बढ़ते हैं तो इनके बीच में क्या बन जाती है, नलिका। और प्रत्येक हिस्से में इस तरह की नलिका बनती है, जिसमें से एक का ये जो तंतु है ये नर जैसा व्यवहार करता है, ये जैसा व्यवहार करता है मादा जैसा। तो जो नर जैसा व्यवहार करता है इसका केंद्रक इसमें प्रवेश कर जाता है। इसमें पहले से केंद्रक है, इसमें भी पहले से केंद्रक है। इसका जो केंद्रक है वो इस तंतु में यानी किस तंतु में, मादा तंतु में प्रवेश कर जाता है, जिसके फलस्वरूप ये जो नर तंतु है इसके केंद्रक कहीं कहीं पर नहीं रहते और जो मादा तंतु है उसमें अब ये तंतु धीरे धीरे अलग हो जाते हैं और इनमें किसी में कितने केंद्रक हो जाएंगे, दो केंद्रक। इन केंद्रकों को हम क्या बोलते हैं, इस रचना को हम क्या बोलते हैं, केंद्रक युग्म। इसे भी क्या कहते हैं, केंद्रक युग्म। ठीक, समझ में आ गया। इस क्रिया को हम कहते हैं सोमैटोगैमी। एक बार फिर से समझ लेते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन के तीन स्टेप है, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड अर्धसूत्री विभाजन। प्लाज्मोगैमी में प्लाज्मा मिलते हैं, कैरियोगैमी में केंद्रक मिलते हैं और अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र जो है वो आते होते हैं। ये है लैंगिक जनन के चरण, स्टेप्स। अब लैंगिक जनन के प्रकार। तो पहले प्रकार में क्या होता है, चरयुग्मकी संलयन। इसमें जो युग्मक है ये तीन प्रकार के हो सकते हैं, समयुग्मक, असमयुग्मक और विषम युग्मक। यदि शरीर और क्रियात्मक रूप से समान युग्मक हो तो उन्हें समयुग्मक कहते हैं। यदि शरीर से अलग हो, क्रियात्मक रूप से समान हो तो उन्हें कहा जाता है असमयुग्मक। यदि दोनों प्रकार से असमान है तो उन्हें कहा जाता है विषम युग्मक। इसमें क्या होता है, दोनों युग्मक पास आते हैं, इनके बीच की भित्ति घुल जाती है और इसमें से केंद्रक जो है एक का केंद्रक दूसरे में चला जाता है। दूसरी विधि है युग्मक धानी संपर्क।
इसमें युग्मक नहीं, सीधे युग्मक ध्वनियां आपस में संपर्क में आती हैं। संपर्क में ये याद रखने योग्य चीज है कि दोनों के संपर्क में आने पर जो नर युग्मक ध्वनि है इसमें से केवल केंद्र मादा युग्मक ध्वनि में आता है और उनमें संलयन के पश्चात अक्षर विभाजन होता है। प्रत्येक से बीजाणु बनते हैं जो नए तंतु को जन्म देते हैं। फिर अगला हमने पढ़ा युग्मक ध्वनि संयुग्मन। युग्मक ध्वनि संयुग्मन में क्या होता है, नर युग्मक ध्वनि बनती है, मादा युग्मक ध्वनि बनती है और इनमें आपस में केंद्र तथा जीगर दोनों का आदान प्रदान होता है। बाद में एक विशिष्ट रचना बनती है जिसमें बीजाणु बनते हैं और बीजाणु अंकुरित होकर नए तंतुओं को जन्म देते हैं। अगला चौथा निर्णय है अचल कुंभणु युग्मन। इसमें एक कवक जाल में एक तंतु में बहुत सारे अचल कुंभणु यानी नर युग्मक बनते हैं जिनमें प्रचलन नहीं होते, ये हवा द्वारा या पानी द्वारा अन्य कवक तंतुओं पर पहुंचते हैं, उसकी दीवारों से भित्ति से चिपक जाते हैं, बीच की भित्ति खुल जाती है और दोनों नर युग्मक उस हिस्से में अपना केंद्र प्रदान करता है जिससे केंद्र युग्मक बनता है। फिर पांचवा हमने पढ़ा सोमेटोगेमी जिसमें दो कवक तंतु जिसमें से एक नर जैसा व्यवहार करता है और एक मादा जैसा, ये पास पास आते हैं। इन दोनों के बीच में कपलेशन युग्मक जो नलिका बनने लगती है उसके लिए पहले उभार बनते हैं, उभार आपस में मिलते हैं जिससे नलिका बनती है और नर तंतु में से केंद्र कहाँ चले जाते हैं, मादा तंतु में, वहां पर केंद्र युग्म बनता है। ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया। कवक में जनन 3 प्रकार से होता है, तीनों के विभिन्न प्रकार हैं, सब अपन ने पढ़े। ठीक, आप बार बार वीडियो को देखिए, आपको सब समझ में आएगा। नोट्स बनाएं और उसके लिए मैं क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड करते जा रही हूँ। आप उससे जरूर लिखिए और सेम डे जिस दिन आप वीडियो देखते हैं उसी दिन आप नोट्स बनाइए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जहाँ पर लगता है कि हम अटक रहे हैं तो वहाँ बार बार रिपीट करके वीडियो को देखिए। क्वेश्चन आपको यदि आपको नहीं समझ में आ रहे हैं आंसर्स कैसे लिखना है तो आप मुझसे पूछिए। ठीक, और अब है मेरे 5 क्वेश्चन जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में कवक किस प्रकार कायिक जनन करते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में कवक किस प्रकार कायिक जनन करते हैं। फिर मेरा दूसरा क्वेश्चन कि ओइडिया तथा कोनिडिया में क्या डिफरेंस है। तीसरा मेरा क्वेश्चन क्लेमाइडो बीजाणु की भित्ति कैसी होती है। चौथा मेरा प्रश्न है कि बीजाणु ध्वनि किसे कहते हैं, बीजाणु ध्वनि किसे कहते हैं। और मेरा अंतिम प्रश्न है कि युग्मक ध्वनि संपर्क और युग्मक ध्वनि संयुग्मन में क्या अंतर है। ठीक, चलिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ओके, बाय।